चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के ग्रुप डिस्कशन को, जो कि गुप्त काल का बचा हुआ जो रह गया था उसको हम पूरा करेंगे। काफ़ी ना कुछ 2-3 दिन गैप हो गया कि ना, 2-3 दिन गैप के बाद इसको फिर से हम एक बार कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पूछा जाए। तो गुप्त काल के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनको बताना है कि वे वर्तमान में कहाँ पड़ते हैं। ठीक, जैसे पहला विष्णु मंदिर एमपी। हाँ, एमपी में कहाँ? एमपी में प्रॉपर नाम नहीं है। विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में तिंगवा जगह पर। अगला शिव मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश ना, ये भी एमपी में। भूमरा नगौरा एमपी, यानी कि एमपी के नगौरा के भूमरा में। हाँ, अगला बताइए लोग पार्वती मंदिर। ये भी एमपी में ही है। ये भी एमपी में है, नैना कुठार जगह पर। नैना कुठार जगह पर है। दशावतार मंदिर यूपी के ललितपुर में देवगढ़। लक्ष्मण मंदिर ये भी यूपी में है, भीतरगांव कानपुर। शिव मंदिर ये एमपी में है, एमपी नागौर के खोह में। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रहट या घंटी यंत्र का। ठीक, अगला प्रश्न बताइए लोग, गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था? उज्जैन। गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक किस धातु की मुद्राएं चलाई? चांदी। किस धातु की मुद्रा? हाँ, ना एक मिनट, किस धातु? गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोना। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोना की मुद्राएं चलाई थी उन लोगों ने। ठीक, अगला बताइए, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? गुप्त कहते हैं दिनार। जो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं होती थी उनको दिनार कहा जाता था। ठीक, अगला प्रश्न, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। गुप्त काल में वैसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति करती थी उनको गणिका कहा जाता था। अगला प्रश्न बताइए लोग, वृद्ध अवस्था वाली वेश्याओं को क्या कहा जाता था? इसको कुटनी कहा जाता था। संभवतः आज के समय में एक गाली के तौर पर शायद मतलब इस वर्ड को यूज किया जाता है। ठीक, तो अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे अब। बताइए लोग, विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? सबर जाति के लोग। सबर जाति, ठीक है। गुप्त काल में विंध्य पर्वत पर एक जाति रहती थी जिसका नाम था सबर जाति। वे अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। अगला प्रश्न बताइए लोग, पहली किसी सती के होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? गुप्त काल में पहली किसी सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख 510। हाँ, भानुगुप्त का एरन अभिलेख से पहली बार किसी स्त्री का सती होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न बताइए, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। गुप्त सम्राट जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न बताइए, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ललितपुर। वैष्णव गुप्त काल में देवर का क्वेश्चन है ना। चल ठीक है, फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर दशावतार मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न बताइए,
अजंता में कुल कितनी गुफाएं निर्मित हैं? 29 गो। 29, ठीक है। उन 29 गुफाओं में किन 2 गुफाओं का संबंध है गुप्त काल से है? एगो 19 नंबर, ना 7 नंबर। 16 17 16 और 17। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 का संबंध गुप्त काल से है। अगला प्रश्न गुफाओं से ही है संबंधित। किस गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है? 16। 16। अगला प्रश्न किस गुफा संख्या में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटना का चित्रण है? 17 में। 2 को बोले बस 16 17 तो 9 कहाँ से आ गले में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। गुप्त काल में निर्मित बाघ की गुफा किस पर्वत को काट कर बनाया गया है? विंध्य पर्वत एमपी के से। विंध्य पर्वत के विंध्य पर्वत को काट कर बाघ की गुफा बनाई गई है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, बहुत फेमस पुस्तक है। पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग। 5 का याद है? एगो मित्र ना 3 गो लास्ट में नहीं याद है। चलिए मैं बताता हूँ। मित्र लाभ, संधि विग्रहक, लब्ध प्रनाश, मित्र भेद, अपरीक्षाकारित्व। तो एक तो मित्र लाभ और मित्र भेद एक जैसा, संधि विग्रहक 3 गो हो जाएगा, लब्ध प्रनाश और अपरीक्षाकारित्व। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। किस भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन है? आर्यभट्ट ही सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। वृहत संहिता का लेखक कौन है? वृहत संहिता, वृहत संहिता, हाँ, वृहत संहिता के लेखक अश्वघोष घोष। वराह मिहिर जो है वृहत संहिता के लेखक हैं। अगला प्रश्न। किसने न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना की थी? ना ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के सिद्धांत की कल्पना पहले ही की थी। आगे आते हैं। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न बताइए। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया का। मूर्ति बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त वंश के शासकों ने किन्हें सर्वाधिक ग्राम दान दिया? पंडितों को, ब्राह्मणों तथा मंदिरों को। किस नाटक में निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है? यह एक नाटक है जिसमें एक गरीब ब्राह्मण के साथ एक वेश्या के प्रेम को दिखाया गया है कि एक वेश्या जो है प्रेम करती है ब्राह्मण से। नाटक में ये अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र ये तो होखे के चाहिए। सही आंसर होगा मच्छकटिकम। मच्छकटिकम, ठीक। इसमें एक वेश्या को एक निर्धन ब्राह्मण से प्रेम का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक ऋग्वेद काल में जो कितनी जातियां बताई गई है, मतलब कितने वर्ण का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में? हाँ, मतलब कि वैदिक काल में 4 गो। सबसे अंतिम कौन था? सबसे नीचे जिसको माना जाता था शूद्र। हाँ, वह उसी से संबंधित है, वैसा ही कुछ नाम है, शूद्रक। मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक है। अगला क्वेश्चन। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा किस पुस्तक में वर्णित है? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम लीला है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और है। अभिज्ञान शकुंतलम के लिख लिया, वही क्वेश्चन बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? करिया रथ है वो।
कालिदास। हाँ कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। किस उपलब्धि के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? संस्कृत के कारण। संस्कृत ना, सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण। सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सोना का सिक्का ज़्यादा चला था, इस कारण से कहा जाता है, जो कि गलत है। ठीक, तो इस टॉपिक से गुप्त साम्राज्य हमारा खत्म हुआ। अब हम आते हैं कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और उसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक, चलिए बताइए, वर्तमान में कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक एट दिस टाइम? गहलोत कोई गहलोत राजस्थान के हैं। एगो उ तो अशोक गहलोत न हो। यहाँ के बम बम थावरचंद गहलोत। बम बम बोल रहा है काशी। बम्बई। हाँ हाँ तब ठीक है, चलिए आप नहीं बोल। बसवराज बोम्बई, बसवराज बोम्बई जो है कर्नाटक के सीएम हैं। विश्व का सबसे लंबा मेट्रो रेल लाइन किस देश में बना है? विश्व का सबसे लंबा मेट्रो रेल लाइन। भारत। ऑप्शन दे। जर्मनी। ऑप्शन दे। जापान, चाइना, इंडिया तो नहीं होगा, फ्रांस, इटली। ना तो जापान। ना चाइना। चाइना। विश्व का सबसे लंबा मेट्रो रेल लाइन चाइना में बना है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक ओडीएफ प्लस का अर्थ क्या होता है? क्या पता। मतलब कि शौचालय मुक्त। अच्छा सॉरी शौचालय युक्त, शौचालय मुक्त ना, शौचालय युक्त, लोटा मुक्त, शौचालय युक्त। ठीक, तो सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांवों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मैं हिमाचल प्रदेश। ना वो तो मुक्त शायद राज्य बताइए। राजस्थान। नॉर्थ का साउथ का राज्य है। ऑप्शन दे दे इसमें। दे। केरल नहीं, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। आंध्र प्रदेश। तेलंगाना। ओडीएफ प्लस गाँव में सबसे अधिक, मतलब ओडीएफ प्लस गाँव में तेलंगाना 1 नंबर पर है। यानी कि वहाँ पे लोग लोटा का उपयोग बहुत कम करते हैं। चलिए आगे आते हैं हम। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? अभी वर्तमान में क्या है? नूर सुल्तान कजाकिस्तान के था, अब जो कि नहीं है। अभी वर्तमान जकार्ता। इंडोनेशिया के वर्तमान में जकार्ता है और प्रस्तावित राजधानी इंडोनेशिया जकार्ता। ना अच्छा नाम। और वैसा ही है नुसंतारा। हाँ नुसंतारा। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक जो है जकार्ता जो है उसका 2/3 हिस्सा लगभग, मतलब कि पानी में समुद्र में समा जाएगा। इसलिए उसका अगला राजधानी प्रस्तावित है नुसंतारा, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, पहली, अच्छा चलिए इसमें क्वेश्चन आया था, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? कजाकिस्तान ताशकंद। उज्बेकिस्तान की ताशकंद। कजाकिस्तान नूर सुल्तान था, फिर बदल दिया गया है उसका अस्ताना से नूर सुल्तान किया गया, फिर अस्ताना उसको कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? भारत में। यूपी। हाँ यूपी का शहर कौन? नोएडा। ना यूपी का ना लखनऊ। ठीक है, यूपी के लखनऊ में पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न बताइए लोग, स्टार्टअप दिवस पता होगा 16 जनवरी। कब से मनाया जा रहा है? 2009। क्वेश्चन ऐसा पूछना मेरा कि स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब से हुई है? 2020 21 2016। स्टार्टअप शुरू से मनाया जाता है। माना हम पहल की शुरुआत बोले हैं। नारा हो रहा है। अरे इसको मतलब स्टार्टअप इंडिया, हाँ इसको शुरू किया गया है कैंपेन टाइप का। तो 16 जनवरी 2016 से इसको शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन इसमें हम कुछ थोड़ा सा ऐड करेंगे। 35वां सूरज कुंड मेला कहाँ हुआ है? 35वां सूरज कुंड मेला, हाँ हरियाणा के कहाँ हुआ? हरियाणा का गुड़गांव, फरीदाबाद। चौथा वाली क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन तो मेरा ये पूछना उद्देश्य था ही नहीं। मेरा क्वेश्चन पूछना उद्देश्य ये था कि इसमें थीम स्टेट किसको रखा गया है? 35वां सूरज कुंड मेला का थीम स्टेट कौन सा है? यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का थीम स्टेट है। और भागीदार देश कौन है इसमें? कौन था?
ताशकंद कहाँ की राजधानी है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसमें भारत का भागीदार देश था। क्वेश्चन हार्ड लिख दिए हैं का। अगला क्वेश्चन ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी, ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, ये थोड़ा उठपटांग टाइप का है, लेकिन ऐड कर लिए कि मतलब जानकारी में रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर किस राज्य सरकार ने 180 करोड़ की लागत से एक सैन्य स्कूल की स्थापना करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। या फिर दूसरे शब्द में एकदम आसान भाषा में पूछना था तो ऐसे पूछ सकते कि संगोली रायन्ना का संबंध किस राज्य से है, लेकिन थोड़ा हम ऐड कर दें कि इनके बारे में बता दिए हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक, और इनके सम्मान में स्कूल बनाया जा रहा है इसलिए चर्चा में है, तो ये बता दीजिए किस राज्य से संबंध रखते हैं। उत्तराखंड। ऑप्शन दें? ऑप्शन लीजिए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और एक उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ना हुई। रायन्ना महाराष्ट्र। कर्नाटक के हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं और एक पेज और पूछते हैं। कहाँ गए भाइयों? भाया किधर गया? इधर आ जा। चलिए, हाँ जी, अबे काहेला कुछ, हाँ में रहा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए लोग, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 124 राष्ट्रपति। राष्ट्र महाभियोग लगेला। अच्छा, अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3 1 2 3 123। राज्यपाल का अध्यादेश 2 1 3। राष्ट्रपति 123, राज्यपाल 213, ठीक। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 6। बता सकते हैं नाम? हाँ। तेलंगाना, हाँ, यूपी, हाँ, बिहार, हाँ, एक नाथ शिंदे, अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र, हाँ, आंध्र प्रदेश, हाँ, और ये होगा यक्षगान, कर्नाटक को नहीं है ना? देखा बोले कर्नाटक, ठीक। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। खुद का इंटरनेट तथा OTT प्लेटफॉर्म स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य? केरल। OTT प्लेटफॉर्म केरल ना, तो ऑप्शन देते। ऑप्शन का जो देखे में केरल सही राज्य आंसर, ठीक। हाँ, खुद का इंटरनेट तथा OTT प्लेटफॉर्म स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। यही से एक जना के संतोष वहीं गइला हन अंतरिक्ष में। इमे अंतरिक्ष कहाँ से आ गइल? खुद OTT ओवर द टॉप। अच्छा, ये OTT नेटफ्लिक्स ना होला, नेटफ्लिक्स हो गल OTT, वो टाइप का OTT, उसको OTT कहते हैं। अगला प्रश्न, वो एगो तुम जो बोला वो अलग चीज़ है। वो पहला स्वामित्व, निजी स्वामित्व वाला एगो थी, उसका नाम कुछ था। अरे एजेंसी ना, सैटेलाइट था शायद कुछ। अगला प्रश्न, खंजर भारत का किस देश के साथ युद्ध अभ्यास है? कजाकिस्तान। काजिंद कजाकिस्तान, खंजर भारत और किर्गिस्तान। काजिंद कजाकिस्तान, खंजर किर्गिस्तान। CM सारथी योजना का संबंध किस राज्य से है? CM सारथी योजना झारखंड। 3-4 दिन पहले ही तो हुआ था। झारखंड, ठीक है, झारखंड। सारथी योजना झारखंड, और सारथी ऐप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी। अगला प्रश्न, 2021-22 में भारत में 2021 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत में सबसे अधिक FDI किस देश से आया है? अमेरिका। UAE। FDI की बात हो रही है। व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका, लेकिन सबसे बड़ा फॉरेन क्या बोलते हैं, फॉरेन कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डेवलपमेंट नहीं ना, फॉरेन ना डी से यार कानून तो होता है, दिमाग में से नहीं आ रहा है। आई से इन्वेस्टमेंट होता है, मिस कर रहा है। अरे इन्वेस्टमेंट देखो, समझो ना, बोलो तो सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर हो जाएगा। सर्वाधिक FDI सिंगापुर का रहा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। अगला प्रश्न, FATF का फुल फॉर्म क्या होता है?
फाइनल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फाइनेंशियल नई दिल्ली। फ्रांस पेरिस। पेरिस में। इसमें कितने देश सदस्य हैं? FATF एक्स कंफर्म नहीं थी। 30 या 38, हम भी कंफर्म नहीं है, या तो 30 होंगे या 38 होंगे, यहाँ तक हमको उम्मीद है 30 होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट हम कंफर्म नहीं है। ठीक, चलिए पूछना हमको दूसरा था, पूछना था हमको इसका हेड कौन है? टी राजा कुमार। टी राजा कुमार FATF के हेड हैं। इसमें छोड़िए क्या बताएं इसे, ये एक मतलब लिस्ट जारी करता है जिसमें अलग अलग देशों को लिस्ट में रखता है। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से शायद ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, मतलब उसको अच्छा अथी कर दिया गया है। कौन सा एक देश है जिसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है? तुर्की, शायद तुर्की। वहीं हमको नहीं याद है। तुर्की उर्की। हाँ तुर्की नहीं, उधर का कौन देश है, अथी ओरी का है, क्या बोलते हैं, मध्य एशिया ओरी का है शायद, लेकिन दिमाग में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं है तो कहाँ से लाएं हम ज़बरदस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हुआ है। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर कौन बना है? राकेश अस्थाना। संजय अरोरा। संजय अरोरा, ये तो दोनों आदमी कौन? नीति आयोग के CEO हाँ, बताइए कौन है? कौन है? यही है कौन? प्रधानमंत्री। CEO पूछा जा रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछ रहे हैं। राजीव ना हाँ राजीव कुमार। परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर। और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी। भारत ने किस देश से M60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर लिया है? रसिया। USA। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, किस राज्य से? राज्य से नहीं है, प्रोजेक्ट बता रहा है। प्रोजेक्ट 75 में भारत किस देश के साथ मिलकर 6 पनडुब्बी बना रहा है? 5 को बन गया है, साथ 6ठा बनने ही वाला है। रसिया, जापान, भारत और फ्रांस। एक देश जो हमेशा भारत के साथ रहा है शुरू से तक। रसिया। इसके अलावा भी एक है फ्रांस। तो फ्रांस शुरू में तो फ्रांस। चलिए बताइए, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। 1 अगस्त। क्यों मनाया जाता है बता सकते हैं? पीछे के इतिहास बहुत फेमस, इस दिन एक जजमेंट आया था, इसी के चलते मनाया जाता है। 3 तलाक बैन। हाँ 3 तलाक जो बैन हुआ, कौन सा तलाक बैन हुआ है बताइए, यहीं पे क्वेश्चन आ गया। मुंह से मतलब जो मुंह से बोल देते थे उसको क्या कहते हैं? मुस्लिम धर्म में संप्रदाय में शरीयत में तलाक 3-4 तरीके से होता है। तो जो समाप्त हुआ है वो तलाक के बिद्दत है। ये जो लव लेटर पर लिख के तलाक का मुंह से बोल के जो होने वाला था प्रपोज वाला तलाक, उसको तलाक के बिद्दत कहा जाता था। तो तलाक के बिद्दत समाप्त हुआ है। ठीक, और इसी का जजमेंट आया था 1 अगस्त 2019 को, इसीलिए इस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो फैसला था तलाक बिद्दत को ख़त्म किया गया, किस केस में ख़त्म किया गया? बहुत फेमस केस है, शाह बानो तथा सायरा बानो। शाह बानो तथा सायरा बानो। अगला प्रश्न बताइए, विश्व का पहला देश जिसने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया? हाय तलाक बिद्दत को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश? फ्रांस। कोप 27 का यहाँ पे बैठक होगा। कोप 27 का 27 का ईरान। लिंक करो, एगो करंट अफेयर 2 करंट अफेयर्स का लिंक करो। 27 का आयोजन हुई मिस्र यानी कि इजिप्ट। ठीक, तो तलाक बिद्दत को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश इजिप्ट। कोप 27 कहाँ होगा? यहीं पे मिस्र में ही होगा। और नील नदी का देश, तो नील नदी की देन तो आपको पता ही होगा, इसी को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, मिंजर मेला किस राज्य का है? किस राज्य से संबंधित है मिंजर मेला का संबंध? राजस्थान के नाम गुजरात। नॉर्थ का है, आप हिंट दे दिए। नॉर्थ का है। हाँ
मिंजर मेला यूपीए के ना ना कुल्लू मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो बताइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रावी का प्राचीन नाम, रावी नदी का प्राचीन नाम? परूसनी। पौरुषनी। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए किस देश ने हाल ही में मोसी-ओ-तुन्या नामक सोने की सिक्का जारी किया है? बहुत ही अच्छा फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रहा था। कहाँ गया तो राजावा बताओ तो नहीं, 1 मिनट। सिकंदर राजा। हाँ वह तो अच्छा जिम्बाब्वे। हाल ही में इसको आईसीसी ने बैन भी किया था, हाल ही में नहीं कहेंगे, 1 साल 1.5 साल पहले, ठीक। जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति, वहाँ पे मुद्रास्फीति की इतनी हालत ख़राब है कि जितना झोरी पैसा उतना झोरी सामान, बहुत। और यहाँ पे हर साल जो है नोट कैंसिल हो जाता है 31 दिसंबर के बाद, 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर वाला नोट का वैल्यू नहीं रहता है, फिर नया, फिर बैंक में जमा कीजिए, हर साल यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन होता रहता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ से काटती है? नदी माहिर काटती है विषुवत रेखा को। अच्छा 1 मिनट, मकर रेखा को 2 बार काटती है। सॉरी हम विषुवत कहते हैं, कर्क रेखा को माही काटती है, क्योंकि कर्क रेखा को माही। कावेरी। अरे भाई लिम्पोपे। हाँ लिम्पोपे। लिम्पोपे काटता है मकर को, मकर को, कर्क को काटता है माही, और बच गया विषुवत, बता दीजिए। विषुवत को काटता है, बहुत फेमस नदी है, एगो देश का नाम है इस पर, कांगो। कांगो, हाँ कांगो नदी मध्य क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। विषुवत रेखा को कांगो, मकर रेखा को लिम्पोपे, और कर्क रेखा को हम लोग की माही। अगला क्वेश्चन, बस रहने देते हैं, रहने देते ना, क्या और पूछें? आगे रहने देते हैं, कहीं पूछेंगे तो फिर एक पेज ख़त्म करना पड़ेगा ना, एक पेज जो पूछेंगे, तो रहने देते हैं आज इतना ही, ठीक। तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे। कल जो है वाकाटक वंश है शायद कि ना, वाकाटक वंश और कौन वंश है, दोनों को साथ में देख लिया जाएगा। तो चलिए हम आज का ग्रुप डिस्कशन यहीं पे समाप्त करेंगे। वंश बाटे।